हेलो 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 भाई लोग, कारोग्राफर के पहले वीडियो में आपने फोक्सवैगन टाइगून का वीडियो देखा रहेगा, जिसमें हमने उसके ऊपर रिव्यू किया था, फीडबैक दिया था आपको कैसा क्या है वगैरह। आज भी हमारे साथ एक और जर्मन गाड़ी है, लेकिन 8 साल पुरानी और लगभग 1,30,000 किलोमीटर चली हुई। प्रेजेंटिंग यू द फोक्सवैगन पसाट। 2 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल ऑटोमेटिक विथ DSG गियर बॉक्स, जो प्रोड्यूस करती है 175 हॉर्स पावर विथ 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। आइए देखते हैं क्या क्या खास चीज़ें थी उस वक्त 2018 में ये गाड़ी में, जो कम्पीट करती थी ऑडी की A4, मर्सिडीज़ की C क्लास और BM की 3 सीरीज़। तो शुरू करते हैं इसके 17 इंच के 215/55 R17 टायर से। हालांकि इसका जो डायमंड कट अलॉय व्हील है काफ़ी अच्छा दिखता है, थोड़ा क्लासी है, थोड़ा सा पुराना टाइप डिज़ाइन लगता है आज के गाड़ियों के कंपैरेटिवली, लेकिन फिर भी इट्स स्टिल नॉट आउट ऑफ द मार्केट। और इसका जो 55 मिलीमीटर वाला सेक्शन है, जो कि काफ़ी इम्प्रूव्ड और काफ़ी अच्छा कुशनिंग देता है। पीछे के साइड में आपको मिलता है पसाट की बैजिंग, साथ में TDI लिखा हुआ। और एक अलग चीज़ है जो कि मिसिंग है आजकल के फोक्सवैगन की गाड़ियों में, हालांकि गोल्फ GTI में जो अभी नई लॉन्च हुई है उसमें मिलता है, वो है टिल्टिंग लोगो, जिसमें छुपा है रिवर्स कैमरा। उसी के साथ साथ आप बूट स्पेस देख सकते हैं, मेरे ख्याल से ये बेस्ट इन द सेगमेंट होगा। लगभग 550 के आसपास इसका स्पेस है, 530 लीटर के आसपास। और यहाँ से अगर हम ये पुल करेंगे ये स्विच, तो सीट्स भी नीचे रोल डाउन होती है और पावर टेलगेट मिलता था इसमें तब। साइड से देखेंगे तो कंफर्ट और कन्वीनियंस के लिए एक बढ़िया सी चीज़ थी, जो कि डोर ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, अगर आपकी जेब में चाबी होगी तो आप इसे यहाँ पे प्रेस करके सारे डोर्स लॉक कर सकते थे, और अगर आपको ओपन भी करना होगा तो बस इसमें हाथ डाल के आप ओपन कर सकते थे। अब इस गाड़ी में जो मेरा सबसे पर्सनल फेवरेट फीचर जो है, वो है इसका डायनेमिक हेडलाइट्स। अब ये फुल LED डायनेमिक हेडलैम्प्स का फ़ायदा ऐसा है कि रात के वक्त समझो कोई आप घाट एरिया में गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी जैसे ही आप गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न करते हैं, उसी के साथ साथ ये हेडलैम्प्स भी टर्न होते हैं और आपको विजिबिलिटी और थोड़ी बेहतर देते हैं। आपको मैं अभी ये हेडलैम्प्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ, आप वो देखिए कि इस हेडलैम्प्स का क्या अलग मज़ा है और इसका कितना बड़ा फ़ायदा है जब आप रात के वक्त किसी घाट एरिया में या फिर किसी टर्निंग वाले एरिया में गाड़ी चला रहे हो तो। अच्छा, अब इस गाड़ी में जो कंफर्ट के लिए एक बेहतरीन फीचर दिया हुआ था, वो एक ऐसा था कि ये एक डायनेमिक चेसी होने के वजह से या फिर डायनेमिक चेसी होने के कारण यहाँ पर एक कैमरा दिया हुआ है, जो आगे के रोड के कंडीशन को डिटेक्ट करता है और उसके हिसाब से गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो सेट करता है इंडिविजुअली फॉर फ्रंट एंड फॉर द रेयर साइड। तो कंफर्ट के मामले में ये बहुत ही एक अलग लेवल का फीचर है, जो उस वक्त 40 लाख की गाड़ी में होना एक आम बात नहीं थी। सो यस, दिस इज़ ऑल्सो अ वन ऑफ द ग्रेट फीचर विच दिस कार इंक्लूड्स विद इन इटसेल्फ। अब जाते हैं इसकी राइड पर और राइड एक्सपीरियंस देखते हैं इस गाड़ी का अभी भी कैसा है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटी सी चीज़ दिखाता हूँ, जो अगेन कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए इस गाड़ी की डिज़ाइनर्स ने बनाई थी। वो है
कैसे डोर ओपन करते ही इजी कंफर्ट और इजीली अंदर बैठने के लिए ड्राइवर को ये सीट पीछे जाते हैं। स्टार्टिंग विद द स्टार्ट स्टॉप बटन, इसका क्वालिटी देख सकते हैं, 7 साल हो गए फिर भी अभी भी ऑलमोस्ट टॉप नॉच क्वालिटी है इसका। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका डायनेमिक चेसी कंट्रोल। इसमें 5 तरह के मोड आते हैं, इको, कंफर्ट, इसमें नॉर्मल मोड है जैसे नॉर्मल गाड़ी चलती है, स्पोर्ट मोड है, इंडिविजुअल मोड है। इंडिविजुअल मोड में आप चेंज कर सकते हैं आपके हिसाब से डीसीसी यानी कि डायनेमिक चेसी आपको कैसे रखनी है, कंफर्ट पे रखनी है, नॉर्मल पे रखनी है, स्पोर्ट पे रखनी है, इसका स्टेयरिंग कैसा रखना है, स्पोर्टी रखना है या नॉर्मल रखना है, ड्राइव कैसी चाहिए आपको, इको चाहिए जिसमें फ्यूल कंजम्पशन अच्छा आएगा, फिर फ्यूल कंजम्पशन कम होएगा और इकोनॉमी अच्छा आएगा, स्पोर्टी चाहिए जिसमें कि टॉर्क वगैरह बढ़ेगा, फिर डायनेमिक कॉर्नरिंग लाइट्स भी है। ये एक अलग सरप्राइजिंग फीचर लगता है मुझे तो, क्योंकि कॉर्नरिंग लाइट में भी डायनेमिक्स आ सकता है, उसमें भी आपको इको है, स्पोर्ट है या नॉर्मल है। एयर कंडीशनिंग भी आप अपने हिसाब से इकोनॉमिकल चाहिए रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। कंफर्ट मोड पे वाकई में जब गाड़ी इको या फिर कोई और मोड में चलती है और जैसे हम कंफर्ट मोड में आते हैं तो कंफर्ट मोड में जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा पकड़ के चलता है गाड़ी को, चेसी एक और कंट्रोल में आती है और अपने को कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। पॉट होल्स हो गया या फिर कोई कर्वी रोड आ गया तो उसमें गाड़ी का स्टेबिलिटी, गाड़ी हैंडलिंग ये बहुत इम्प्रूव हो जाता है। और वाकई में कंफर्ट मोड में वो फ़र्क, डिफरेंस गाड़ी चलाने वाले को, गाड़ी में बैठने वालों को नज़र आता है। इको में क्या होता है, इको में सस्पेंशन जो है वो फ्री छोड़ता है। स्टिल गाड़ी को ईज़ कैसे रखे, चेसी को ईज़ कैसे रखे, उस मामले में इको मोड बहुत काम आता है और उसी की वजह से फ्यूल कंजम्पशन जो है वो कम होता है और इकोनॉमी आपको अच्छी मिलती है। बट इसमें इकोनॉमिक मोड में सस्पेंशन क्वालिटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है वाकई में। जो पॉटहोल्स वगैरह है, जो कंफर्ट मोड में आपको जैसे फील नहीं होते या फिर कम फील होते हैं, वही इको मोड में आपको थोड़े ज़्यादा फील हो सकते हैं। इसके बाद इसमें जो एक एनालॉग क्लॉक है, ये भी एक अलग इसका क्या बोलते हैं, प्रीमियम टच देता है इसमें ये गाड़ी को, और वाकई में काफ़ी अच्छा है। ये इसका जो भी फिनिशिंग है, क्वालिटी है, ये भी काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद इसमें पार्क असिस्ट आता है विथ 360 डिग्री कैमरा। हालांकि अभी ये सामने वाला कैमरा के ऊपर पूरा डस्ट है, पानी है, इसके लिए अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, बट हाँ इसके कैमरा की क्वालिटी भी वाकई में काफ़ी अच्छी है। फिर पार्क असिस्ट विथ स्टीयरिंग इंटरवेंशन, जहाँ पे गाड़ी स्टीयरिंग अपने आप मूव होके गाड़ी पार्क होता है अगर उस पर एडिक्वेट जगह वगैरह मिलती है तो। फिर आते हैं इसके 3 जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल पे। 3 जोन जिसमें कि ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड और पीछे वाले 2 लोगों के लिए एक, ऐसे 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें। उस वक्त ऑडी A4 में भी आता था, C क्लास में भी आता था, 3 सीरीज़ में भी आता था, टॉप वेरिएंट्स में उसके। तो आज की डेट में एक बड़ी सी चीज़ जो हम लोग आज की नई गाड़ियों में मिस करते हैं वो है एक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो जैसे कि आप देख सकते हो पसाट में लेफ्ट साइड में आपको आरपीएम मीटर आ जाता है और राइट साइड में जो है वो आपको स्पीडोमीटर आ जाता है विथ इंजन टेम्परेचर इंडिकेशन, ठीक है। और बीच में एक बहुत ही बढ़िया MID है जिसमें आपको सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। प्लस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें। प्लस इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, जैसे कि आप देख सकते हो कि इंडिविजुअली आपको हर एक टायर का आपको एक्चुअल प्रेशर जो है वो इसमें पता चल जाता है। इसमें ना एक बढ़िया सा एक फीचर है फ्यूल इकोनॉमी के लिए, जिसको बोलते हैं कोस्टिंग। कोस्टिंग यानी क्या होता है कि जब इको मोड पे ये गाड़ी चलती है तब समझो कि आप एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हो और आपको एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है, तो गाड़ी क्या होता है कि गाड़ी अपने आप न्यूट्रल में चले जाता है, मतलब सारे गियर्स डिसएंगेज होते हैं और जिससे कि फ्यूल इकोनॉमी को थोड़ा बढ़ावा मिलता है। ये कोस्टिंग फीचर ये नॉर्मल जैसा ही है, मतलब समझो कि किसी किसी को आते थे, जैसे मुझे पर्सनली आते थे कि गाड़ी कभी ढलान हो या फिर मुझे एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं हो तो मैं गाड़ी ड्राइव मोड से न्यूट्रल पे डाल देता हूँ और गाड़ी को रोल
करने का मैं ट्राई करता हूँ कि गाड़ी जो एक्चुअल जो स्पीड चल रहा है उसी पे गाड़ी रोल होती जाए जितना जहाँ तक जा सकता है वहाँ तक। तो वही फीचर है कोस्टिंग में भी कि जैसे ही आप इको मोड पे गाड़ी चलाएंगे और आप एक्सेलरेटर छोड़ देंगे तो गाड़ी रोल होती रहती है, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसी की वजह से फ्यूल इकोनॉमी बढ़ती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आजकल की बहुत सारी गाड़ियां लैग करते हैं वो है ये सनग्लास होल्डर। पहले बहुत सारी गाड़ियों में आता था, अभी बहुत सारी प्रीमियम लग्जरी कार्स में भी ये फीचर आना बंद हो गया। अभी क्यों बंद हो गया है एग्जैक्टली पता नहीं। ये हमारी एक रिक्वेस्ट है आज के कार मैन्युफैक्चरर से कि प्लीज़ ये चीज़ जो है ये आप फिर से गाड़ियों में देना शुरू करें। इट इज़ अ वेरी हैंडी फीचर। उसी के साथ साथ VW Passat में आप जैसे कि यहाँ पर आगे आओगे तो यहाँ पर जो है ये आपके सनरूफ कंट्रोल्स है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें एक नॉर्मल साइज सनरूफ आता है इस कार में, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर आपके लाइट कंट्रोल्स है। दिस इज़ फॉर इंडिविजुअल लाइट एंड दिस इज़ फॉर रियर लाइट्स एंड दिस इज़ फॉर ड्राइवर साइड लाइट। कमिंग हियर यहाँ पर फुल्ली फंक्शनल ऑटो डिमिंग IRVM है। और मैं पहले से बोलता रहा कि ये गाड़ी के हार्डवेयर जो है वो काफ़ी बढ़िया है पहले से ही। ये जो डोर हैंडल देख सकते हैं ये एल्यूमिनियम फिनिश के साथ, और ये इसका जो फिनिशिंग है ओवरऑल ये भी बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ ये जो वुडन ट्रिम्स है, अभी गाड़ी को 7 साल हो गए, 1,30,000 चली है गाड़ी, वुडन ट्रिम्स को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आया है। फिर यहाँ से एक एल्यूमिनियम का एक छोटा सा ट्रिम जा रहा है, वो भी बढ़िया है। उसके साथ साथ AC के जो वेंट्स है इसमें भी एल्यूमिनियम फिनिश है। और बट हाँ, एक चीज़ है कि AC वेंट जो है ये अभी थोड़े बहुत ख़राब हो गए, ये बदली करने पड़ेंगे भाई, 25,000 का खर्चा, अलग बात है वो। बट यस, इसका जो साउंड सिस्टम है वो भी गज़ब है भाई। तो अभी मैं इसका आपको ऑडियो सैंपल सुनाता हूँ, ये गाड़ी का साउंड कैसे बजता है। इसका बेस जो है वो वाकई में काफ़ी बढ़िया है, आप सुनिए। तो ये था इसका ऑडियो सैंपल। हालांकि जो फ्रंट राइट साइड का जो स्पीकर है मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा दिक्कत है उसमें। अभी मुझे एक पिछले 15-20 दिनों से मुझे नोटिस हो रहा है कि फ्रंट राइट साइड का जो स्पीकर है वो क्रैकिंग नॉइज़ करता है, तो शायद से वो मुझे रिप्लेस करना पड़ सकता है। बट उसके अलावा वैसे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता। इट्स एब्सोल्युटली वेरी गुड साउंड। इसी के साथ साथ आपको ऑटो होल्ड का फीचर आता है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक आता है, कुछ स्टोरेज है साथ में 2 कप रखने के लिए, इसके अंदर भी स्टोरेज है। फिर यहाँ पे भी डोर में भी स्टोरेज है, काफ़ी अच्छा खासा स्टोरेज है, आप कंपेयर कर सकते हैं साइज़ को। पीछे भी स्टोरेज है, ये स्टोरेज नहीं है, ये सीट ही है, उसके अंदर स्टोरेज है। ये भाई बोलते तो इसे पैनोरामिक सनरूफ है, मतलब पहले बोलते थे इसे, बट मुझे तो कोई एंगल से पैनोरामिक लगता नहीं। हालांकि इसकी जो विड्थ है, साइज़ है, वो नॉर्मल सनरूफ से तो बड़ी है। मैं आपको इसे तो खोल के बताता हूँ मैं। ये नॉर्मल सनरूफ से थोड़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, बस बाकी इसमें कुछ ज़्यादा दिखाने जैसा है नहीं। बंद कर देते भाई, बारिश का टाइम है। मैं क्वालिटी की बात कर रहा था, है तो सही, लेकिन एक जगह पे है जहाँ पे क्वालिटी थोड़ी सी लैकिंग है। ये जो इसका पपड़ी है वो निकलने लग गया है, ये कराना पड़ेगा। एक्चुअली यहाँ का भी सब निकल गया था, बट मैंने फोक्सवैगन के वर्कशॉप में देख के करा के ले लिया था। अभी इसकी भी बारी है। सो ये एक चीज़ है जहाँ पे इसका जो पपड़ी है, इंटीरियर जो हार्ड प्लास्टिक है उसके ऊपर का पपड़ी सब निकलने लगता है। फिर इसमें 6 वे एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक सीट्स है, जहाँ पे आप इसको ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं। साथ में इसमें 2 मेमोरी सेटिंग्स है, और उसके साथ साथ फ्रंट पैसेंजर अपना फ्रंट ड्राइवर सीट को मसाजर भी आता है। उसी के साथ अपने को यहाँ पे लंबर सपोर्ट भी है, 4 वे एडजस्टेबल। ये फुल LED ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है। उसके साथ साथ इसमें फ्रंट फॉग लैम्प्स है, रेड फॉग लैम्प्स है। तो अभी हम लोग मुंबई अहमदाबाद हाईवे पे आए हैं। ये गाड़ी चला के आपको बताएंगे
हालांकि मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये मैं तो रोज ही चलाता हूँ ये गाड़ी। जैसे टाइगून में हुआ था कि अक्षय वो गाड़ी रोज चलाता था, ये गाड़ी मैं रोज चलाता हूँ, इसके लिए अक्षय को मैंने स्टीयरिंग दिया है और वो जो है वो फीडबैक आपको बताएंगे क्या कैसा क्या है। ओवर टू यू अक्षय। तो सबसे पहले अगर कोई चीज़ अगर इसकी बहुत ही वाव लगी तो वो है इसकी राइड क्वालिटी। तो ऑब्वियसली मतलब कैसा है कि इसमें डायनामिक सस्पेंशन है, तो जैसे ही अभी हम लोग हाईवे पर है, लेकिन आपको मुंबई अहमदाबाद हाईवे की आपको कंडीशन पता ही होगी। तो जो सेक्शंस अच्छे हैं जहां पर हम लोगों की स्पीड थोड़ी सी पिकअप हो जाती है, वहां पर सस्पेंशन जो है वो परफेक्टली स्टिफ होते हैं ताकि राइड क्वालिटी बेटर मिले। और जैसे ही कोई रफ सेक्शन आ रहे ये जैसे कि अभी हम लोग एक रफ पैच पर है, तो यहाँ पर जो है सेंसर्स सस्पेंशन को सिग्नल भेजते हैं और उसी की वजह से जो सस्पेंशन ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली तो ये चीज जो है ये मुझे बहुत ही हाईलाइटिंग लगी, इसलिए मैं ये चीज मेंशन कर रहा हूँ। और ड्राइविंग डायनेमिक्स में अगर दूसरी चीज अगर देखने जाए तो जो इसका जो स्टीयरिंग है ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीडबैक देता है, बहुत ही बढ़िया फीडबैक देता है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स मोड में जब आप एंटर करते हो, जब आप स्पोर्ट्स मोड में इस गाड़ी को ये करते हो पुट करते हो, वैसे ही इसका जो फीडबैक जो है वो बहुत ही क्रिस्प हो जाता है, बहुत ही एकदम फील होता है कि यार कि बहुत ही कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली आपको ड्राइव करते हो। उसके साथ साथ जो है वो जो स्टीयरिंग जो है वो काफी हैवी भी हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर इको मोड में डालो या फिर कंफर्ट मोड में डालो तो बहुत ही ज्यादा लाइट हो जाता है, ऐसा नहीं है। एक बहुत ही परफेक्ट टच देने का ट्राई किया है फोक्सवैगन ने, और वो श्योरली जब आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो तब आपको वो चीज पता चलती है। तो ये एक बहुत ही हाईलाइटिंग फीचर मेरे को लगता है इस गाड़ी का। उसी के साथ साथ जो इस कार की जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी जो है वो भी माइंड ब्लोइंग है। कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होता है। कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं होता है। आप यू कैन इजीली मेंटेन ट्रिपल डिजिट स्पीड ऑन लॉन्ग हाईवे राइड्स। तो मैं जब ये गाड़ी नहीं थी तब मैंने समथिंग अराउंड 215 किलोमीटर पर आवर का स्पीड टच किया था, वो मुंबई पुणे हाईवे पे। और वो मालूम ही नहीं पड़ता है कि भाई इतना स्पीड गया है गाड़ी का। जब तक आप स्पीडोमीटर में देखते नहीं है तब तक आपको मालूम नहीं पड़ता इतनी अच्छी स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की। और उसी के साथ साथ जो इसकी जो ब्रेकिंग भी है, ब्रेकिंग में भी बहुत ही बढ़िया कॉन्फिडेंस आता है इस गाड़ी को चलाते हुए। एग्जैक्टली एकदम इनिशियल बाइट से आपको जो ब्रेक पेडल है उस पे आपको फीडबैक फील होना शुरू हो जाता है। Yes. तो उसकी वजह से जो है जो इसका ब्रेकिंग परफॉर्मेंस है और उसी के साथ साथ जो इसका जो फीडबैक है वो बहुत ही बढ़िया है। yes. और ये इम्पोर्टेंटली डीजल गाड़ी होने की वजह से भी ब्रेकिंग में इसका एक थोड़ा एडवांटेज पड़ता है, नो डाउट। बट यस, ओवरऑल स्टेबिलिटी, ओवरऑल कॉन्फिडेंस एक गाड़ी चलाते टाइम चाहिए होता है। वो रास्ता पकड़ के जो गाड़ी चलते बोलते हैं ना, सामने से अगर कोई देखता है तो बोलता है भाई गाड़ी रास्ता पकड़ के चल रही है, तो वो जो चीज़ है इसमें वो काफ़ी बढ़िया है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ना मुझे इसमें ना पीछे का सस्पेंशन ना जोर से ऐसा हिट हो रहा है, ऐसा मुझे लगता था। तो मैंने फोक्सवैगन में दिया था इस गाड़ी को, तो उन्होंने कहा कि सस्पेंशन तो प्रॉपर है, एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने जो गाड़ी का सस्पेंशन था उसको रिटॉर्क किए। तो रिटॉर्क करने के बाद इसमें जो इम्प्रूवमेंट आया है इट्स क्वाइट गुड। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से रिप्लेस किया गया है 1-2 साल पहले। इसका लोअर आर्म हो गया, शॉक एब्जॉर्बर्स हो गए, बॉल जॉइंट्स हो गए, बुशेस हो गए, ये सब चीज़ें इसके रिप्लेस की गई थी 2 साल पहले। अगर इसके इंटीरियर के बारे में बात करें तो इट इज सिंपल येट प्रीमियम। तो ये एक ऐसी गाड़ी है कि जिसमें आप बेसिकली अगर आप इसमें बैठने आओ तो यू विल ऑलवेज फील लाइक सिटिंग इन इट विद अ फॉर्मल्स एंड अ ब्लेजर ऑन। सो दैट इज हाउ इट फील्स। तो एक और इसका जो एक पॉइंट ऑफ हाईलाइट है वो है इसका DSG ट्रांसमिशन। बहुत ही बढ़िया ट्रांसमिशन है और इसके जो अपशिफ्ट्स है वो तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब गियर जो है वो जब जरूरत होती है तब प्रॉपरली होल्ड करके रखता है। इट लेट्स द RPM मीटर गो अप अ बिट और उसके बाद ही ये शिफ्ट होता है ताकि आपको जो है जो पावर लैग जो है वो फील ना हो। बेसिकली जो टर्बो लैग जो है वो आपको फील ना हो। लेकिन इसका वही, जैसे अपशिफ्ट में जितना स्मूथनेस है उतना डाउन शिफ्ट में इतना है नहीं। लोअर स्पीड्स में, हायर स्पीड्स में हालांकि आपको नहीं मालूम पड़ता है, बट लोअर स्पीड जब आप यूजुअली 30 के नीचे अगर होते तो मतलब 30 किलोमीटर पर आवर के नीचे अगर होते तब आपको जो डाउन शिफ्ट है वो थोड़ा सा कहीं पे लैग ही ऐसा लगता है।
इसमें, वही एक डिसएडवांटेज है। बट आई गेस वो दिन हमने जो टाइगुन चलाया था उसमें मुझे वो डिफरेंस नज़र आया है, जहाँ पे वो थोड़ा इम्प्रूवमेंट फोक्सवैगन ने किया हुआ, तो वो डिफरेंस कहीं ना कहीं नज़र आता है अभी के गाड़ियों में। बट हाँ, वो टाइम पे वो DSG गियर बॉक्स जिसमें डाउन शिफ्ट इतना हालांकि स्मूथ नहीं था, बट ये DSG गियर बॉक्स की वजह से फ्यूल इकोनॉमी में भी बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है। करेक्ट। मोस्टली मुझे लगता है कि हाईवे पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाईवे पर तो उसकी जरूरत पड़ती नहीं, बस सिटी टू सिटी जब आपका रनिंग होगा तब आपको वो चीज का थोड़ा सा इफेक्ट हो सकता है। और थोड़ा सा अपहिल वगैरह सेक्शन अगर है, अगर आप स्लो वगैरह उसमें होते हो तो शायद ये चीज जो है ये हिट कर सकती है। लेकिन ये अभी जैसे हमें बहुत ही, मतलब मैं जहाँ तक अमेय को जानता हूँ, अमेय बहुत ही एंथुसियास्टिकली ये गाड़ी चलाता है, बहुत ही पैशनेटली गाड़ी चलाता है। तो इसलिए शायद उसने ये चीज नोटिस करी हो। पर अगर आप नॉर्मली अगर आप जैसे गाड़ी चलाते हैं उसमें अगर ये जैसे कि मैं अभी ये गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने थोड़ा सा सिटी सेक्शन में भी ये गाड़ी चलाई, तो मुझे वो चीज इतना हाँ है, लेकिन वो चीज इतना पता नहीं चलती या फिर हिट नहीं करती उतना ज्यादा। अब लोग ना मोस्टली बोलते हैं कि DSG गियर बॉक्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, प्रॉब्लम्स आते हैं। 7 सालों से मुझे तो आज तक कोई प्रॉब्लम ऐसा आया नहीं है। 7 साल और 1,35,000 किलोमीटर, यस, 1,30,000 किलोमीटर के आसपास, 1,35,000 के आसपास। बट हाँ, शुरू में मुझे इस गाड़ी में ना फ्लाईव्हील में प्रॉब्लम आया था, जो कि फोक्सवैगन ने वारंटी में विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट रिप्लेस करके दिया। और कुछ सालों के बाद अगेन, मेरे ख्याल से कुछ 4 साल बाद अगेन वो प्रॉब्लम मुझे आया था फ्लाईव्हील का, जहाँ पे अगेन वो रिप्लेस करना पड़ा। बट फॉर्चुनेटली गाड़ी तभी भी वारंटी में थी, इसके लिए फ्लाईव्हील वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट तभी भी रिप्लेस होके मिला। तो कहने का पॉइंट यही था कि हो सकता है मे बी और मे नॉट बी कि DSG की वजह से फ्लाईव्हील्स में प्रॉब्लम आया होगा। बट हाँ, उसके अलावा और तो ऐसा कुछ ना ड्राइव में कभी प्रॉब्लम आया है, ना वैसे भी कोई मैकेनिकल चीज़ों में कोई प्रॉब्लम आया है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा हमें। ये एक्चुअली जो प्रीवियस जितने भी फोक्सवैगन कार्स थे जिनमें DSG गियरबॉक्स आता था, उन्होंने ये प्रॉब्लम बहुत बार फेस किया है। जैसे कि पुराने पोलो में ये बहुत ही एक मेन पॉइंट था, जिसकी वजह से पोलो के जो सेल्स है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, क्योंकि इसी प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि DSG जो है वो प्रॉब्लम दे रहा है करके। लेकिन अभी जो है फोक्सवैगन क्लेम करती है कि उन्होंने वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। तो अब के जो नए मॉडल जितने भी है, अभी आगे आने वाले कार्स, और अभी जो 2022-23 के बाद जितने भी फोक्सवैगन कार्स आए हैं, आपके वर्टिस हो गए, टाइगुन हो गए, टिगुआन हो गए, तो उनमें वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो फार तो किसी को वो प्रॉब्लम आया नहीं है। अभी आगे देखते हैं, जैसे हमारे कुछ गाड़ियों के जैसे लॉन्ग टर्म रिव्यूज वगैरह आएंगे, तो उसमें हमें इवेंचुअली पता चलेगा कि वो प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट कर रहा है कि नहीं। यस, बट जो भी हो, जैसा भी हो, थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे प्रॉब्लम होती है। बट जर्मन और स्पेसिफिकली मिड रेंज गाड़ियों में फोक्सवैगन मेरे ख्याल से तो भाई बेस्ट है। आपको क्या लगता है? मैं भी फोक्सवैगन का बहुत ही बड़ा फैन, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स राइडिंग डायनेमिक्स। और मेन मतलब मुझे ऐसा लगता है फोक्सवैगन जो गाड़ियाँ बनाता है वो ड्राइवर फोकस गाड़ियाँ बनाता है। मतलब हाँ, ऑब्वियसली पैसेंजर के बारे में भी सोचती है कंपनी, लेकिन आप अगर खुद ड्राइव करने वाले हो, अगर आपको ड्राइव करना पसंद है, तो आप डेफिनेटली एक फोक्सवैगन लोगे जो कि आपके बजट में भी आ जाएगा। जैसे हम अगर अपर सेगमेंट गाड़ियों में, जिसमें हम जैसे ऑडी हो गया, मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, तो उसमें जैसे BMW जो होता है वो ज़्यादा ड्राइवर फोकस गाड़ी होती है। मर्सिडीज जो होती है वो होती है पैसेंजर फोकस गाड़ी। तो आपको जो पैसेंजर्स के लिए कंफर्ट और उसके लिए जो फैसिलिटीज होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो उसी हिसाब से इस रेंज में या फिर इसके निचली रेंज में फोक्सवैगन जो है वो एक बहुत ही ड्राइवर फोकस्ड और बेस्ट ड्राइविंग डायनामिक्स वाली गाड़ी है। और क्योंकि हमें गाड़ी चलाना अच्छा लगता है तो हमें भी फोक्सवैगन पसंद आती है। या ऐसा नहीं कि भाई फोक्सवैगन घर में है इसके लिए हम बोल रहे हैं, बट हाँ, शुरू में लगा था कि भाई फोक्सवैगन शायद ज़्यादा मेंटेनेंस दे ये वो, बट नॉर्मल है यार, ठीक है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है।